हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, पिछले लेक्चर में हम लोग फिजिक्स को डिफाइन किए थे कि बेसिकली फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स को क्लासीफाई किए थे कि फिजिक्स को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग उसका ब्रांच के बारे में पढ़े थे कि कितने ब्रांच में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। और बेसिकली फिजिक्स पे जो वर्क होता है वो वर्क करने का प्रिंसिपल क्या होता है। हम लोग दो प्रिंसिपल भी पढ़े थे, एक क्या होता था यूनिफिकेशन और एक को हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शनिज्म। देखो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा, हम आप लोगों को बताए भी थे, आज हम लोग बेसिकली पूरे 11th क्लास का रोड मैप तैयार करेंगे। बेसिकली हम आप लोगों को बताएंगे कि पूरे 11th क्लास में हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, कौन सा चैप्टर बेसिकली छोटा छोटा सा चैप्टर है। क्लियर है बात को? तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस हमको क्या पढ़ना है पूरे 11th में। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है कि अगर बताओ कि हम आपसे बोल दें कि अगर हम आपको किसी ऐसे जगह पे या किसी ऐसे प्लैनेट पे ले जाकर के छोड़ दें जहां पे सिर्फ एलियंस लोग रहते हैं, तो अगर आपको उनके बातों को समझना होगा या अपनी बातों को उनके सामने रखना होगा, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होगा, तो सबसे बेसिक चीज या सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या आना चाहिए? आपको उनका लैंग्वेज पता होना चाहिए। वैसे ही क्या होता है कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, अगर आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आपको फिजिक्स का लैंग्वेज पढ़ना होगा। और फिजिक्स का जो लैंग्वेज होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? मैथमेटिक्स बोलते हैं। यानी कि बोला जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यानी कि अगर आपको फिजिक्स जानना है, फिजिक्स को पढ़ना है, फिजिक्स को समझना है, तो आपको मैथमेटिक्स जानना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स तो जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इस लेवल पे मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं तो आपको फिजिक्स नहीं आएगा। इसके लिए आपको एससी वर्मा साहब एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि आपको पटना से दिल्ली जाना है। अगर आपको सफर करना है पटना से दिल्ली, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आपको एक लग्जरी कार दिया जाए या लग्जरी बस दिया जाए और एक खटारा बस दिया जाए। तो ये बताइए आपका जो सफर होगा वो किसमें ज्यादा इंजॉयबल होगा? किस सफर को आप किस बस के साथ आप ज्यादा अच्छे तरीके से इस सफर को एंजॉय कर सकते हैं? ऑब्वियस ही बात है, हम सबको पता है कि अगर हम लोग लग्जरी बस के साथ चढ़ करके जाएंगे या लग्जरी कार में बैठ करके जाएंगे तो सफर हमारा ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। वैसे ही क्या होता है कि अगर हमको फिजिक्स पढ़ना है तो हमको क्या पढ़ना होगा? मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। मैथमेटिक्स क्या करेगा? यहाँ पे लग्जरी बस या लग्जरी कार की तरह बिहेव करेगा। अगर हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे अच्छे से तो हम फिजिक्स को एंजॉय करेंगे। अगर हमको मैथमेटिक्स नहीं आता है, अगर हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग फिजिक्स को उतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते। देखो, सबसे बड़ी बात है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो फिर तो आप इस मैथमेटिक्स को या बेसिक मैथमेटिक्स को, जिसको हम लोग मैथमेटिकल टूल बोलते हैं, अगर आप इसको थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ते हो तो चल जाता है। लेकिन अगर आप बायो लेकर के पढ़ने वाले हो, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए मैंडेटरी होता है कि ये वाला जो सेक्शन है जिसको हम लोग मैथमेटिकल टूल बोलते हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है? तो जो सबसे पहला चैप्टर होगा हम लोग जो 11th क्लास में स्टार्ट करेंगे, वो सबसे पहला चैप्टर क्या होगा? उस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल्स। अच्छा बच्चों, एक और बात क्लियर कर देना चाहते हैं। लॉकडाउन की वजह से हम ऐसे जगह फंस गए हैं जहां पे बोर्ड वगैरह का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। पूरा 12th का जो भी वीडियो है, जितना भी वीडियो बन रहा है 2 महीने से, वो हम इसी में बना रहे हैं। लेकिन हम लगे हुए हैं कि जितना जल्दी हो सके बोर्ड का व्यवस्था हो जाए। मे बी 1 या 2 लेक्चर के बाद बोर्ड का व्यवस्था हो जाएगा। तो इस कन्वीनियंट के लिए हमको बहुत खेद है। आप लोग इसी से काम चलाइए, हम भी इसी से काम चला रहे हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर हमको पढ़ना है या जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले, वो क्या होगा? मैथमेटिकल टूल। ये देखो बेसिकली लंबा सेक्शन होगा, इसमें प्रैक्टिस भी चाहिए
अगर आप बार बार बोल रहे हैं, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है तो आपको इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चन का। तो बेसिकली जैसे मैथमेटिकल टूल खत्म हो गया, इसका जो जो सेक्शन खत्म होगा उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, असाइनमेंट होगा, वो हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इनबॉक्स के साथ ऐड कर देंगे या हम लोग के ग्रुप में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है वो क्या होगा, मैथमेटिकल टूल। इसके बाद फिजिक्स से स्टार्ट होगा। क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है उतना, अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप उतने अच्छे तरीके से अगर पढ़ना है आपको तो आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है आप पढ़ो या ना पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार थोड़ा बहुत बता दिए थे ओवरव्यू, इसके बाद भी और थोड़ा चीज बचता है। अगर आपको ज्यादा अच्छे से जानना है तो एनसीईआरटी या उसके साथ अगर आपके पास कोई भी साइड बुक है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल। इसके बाद हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स में हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम क्या होगा, यूनिट एंड डायमेंशन या फिर मेजरमेंट लिख दो, मेजरमेंट। जो सबसे पहला चैप्टर होगा मैथमेटिकल टूल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने वाले यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसी चीज को क्या बोलते हैं, यूनिट। या किसी ऑब्जेक्ट को, अलग अलग डायमेंशन के ऑब्जेक्ट को कैसे मेजर किया जाएगा, उसमें आने वाले एरर को डिस्कस किया जाएगा कि एरर कैसे होता है, एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट में। इसके बाद हम लोग स्टार्ट होगा जो तीसरा चैप्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर। उसको बोलते हैं वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर। देखो बच्चों, सबसे पहले ये आप लोग जान जाओ कि हम लोग जो भी चैप्टर्स कंसीडर कर रहे हैं या जो हमारे पढ़ने का तरीका है वो बिल्कुल हमारे एनसीईआरटी बुक की तरह नहीं है। एनसीईआरटी बुक में कुछ अलग तरीके से चैप्टर्स को क्लासिफाई किया है, कुछ अलग तरीके से चैप्टर्स को पढ़ना है, लेकिन हम जैसे लिख रहे हैं वह जैसे हमारे एचसी वर्मा के बुक में है या फिर डीसी पांडे के बुक में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर्स को करेंगे। तो सबसे पहले मैथमेटिकल टूल, उसके बाद यूनिट मेजरमेंट, उसके बाद क्या आएगा, वेक्टर्स एंड स्केलर। आप लोग पढ़े हुए 9th क्लास में कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। हम लोग यहाँ पे ज्यादा डीप में जाकर के पढ़ेंगे कि वेक्टर स्केलर क्या होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, डिवीजन ऑफ वेक्टर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। इसमें से बहुत सारा टॉपिक आपको नहीं पता है जो हम ऐसे ही बोल दिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 4 होगा। उस चैप्टर का नाम होगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स ये देखो बेसिकली ब्रांच है। हम लोग एक ब्रांच को क्लासिफाई किए थे, याद करो आप लोग, जो हमारा मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स था उसको हम लोग क्या किए थे, फर्दर क्लासिफाई किए थे। जो सबसे पहला ब्रांच आया था उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे मैकेनिक्स। अगर हम लोग फर्दर मैकेनिक्स को क्लासिफाई करें तो मैकेनिक्स को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखिए कि अगर हम मैकेनिक्स है, जो मैकेनिक्स ब्रांच था, अगर मैकेनिक्स को हम लोग क्लासिफाई करें तो मैकेनिक्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्या होता है, एस्थेटिक्स। जब ऑब्जेक्ट कहां होता है, रेस्ट पे होता है। एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, रेस्ट पे, यानी कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा। उससे हम लोग उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे या उससे जो भी रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थेटिक्स बोलते हैं। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आता है काइनेमेटिक्स। इसके बाद आएगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या होगा, काइनेमेटिक्स जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा, यानी यू हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, या फिर एक्सीलरेशन क्या, 0। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको एक्सीलरेशन और स्पीड, ये छोटा छोटा जो टर्म है वो आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको, पहला इसका ब्रांच होगा एस्थेटिक्स, दूसरा क्या होगा काइनेमेटिक्स, और जो तीसरा ब्रांच होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना स्टार्ट होता है, अगर फोर्स लगेगा तो उसका एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा। यानी कि हम लोग मैकेनिक्स को क्लासिफाई करेंगे तो एस्थेटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो यहां से स्टार्ट होगा जो चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स या एस्थेटिक्स इसके साथ रहेगा। एस्थेटिक्स को अलग से क्लासिफाई नहीं किया गया है। तो अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स। देखो काइनेमेटिक्स बेसिकली एक ब्रांच है
तो काइनेमेटिक्स में हम लोग को 3 अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं। एचसीबी में भी एक ही चैप्टर दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी काइनेमेटिक्स का एक ही चैप्टर दिया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग अच्छे से पढ़ना है, अगर हम लोग एडवांस और मेंस लेवल या फिर नीट लेवल का पढ़ेंगे, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग को अलग से क्लासिफाई करेंगे 3 चैप्टर के फॉर्म में। यानी कि काइनेमेटिक्स में हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर क्या होगा? सबसे पहला चैप्टर होगा 1 डायमेंशनल मोशन, या फिर क्या लिखेंगे हम लोग? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको क्या लिख सकते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कि एक लाइन में जो मोशन होगा, ठीक है, या मोशन इन 1D, यहां पे लिख भी सकते हो 1D मोशन, या 1D डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 1D लिखो। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे हम लोग 2D, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। और इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? इसी का एक पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, पता नहीं आप लोग नाम सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे। यानी कि अगर हम लोग मान लो किसी बॉल को ले ले, या किसी भी चीज को ले, एक छोटा सा स्टोन ले लो, बॉल ले लो, किसी भी चीज को ले लो, अगर उसको किसी आर्बिटरी एंगल से उसको थ्रो करेंगे, ठीक है, किसी जनरल एंगल पे, जैसे बॉल ले लो, ऊपर और सीधा नहीं फेंकना है, कि ऐसे जनरली किसी जनरल एंगल से थ्रो करो, तो बेसिकली उसका पाथ क्या होता है? उसका पाथ ऐसे एक कर्व, सर्कुलर कर्व की तरह या आर्क के फॉर्म में होता है। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, पैराबोलिक पाथ पे जाता है। तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। या जो बेसिकली ये मोशन होता है वो 2 डायमेंशन में होता है, 1 डायमेंशन में नहीं होता है। यानी कि जो 1 डायमेंशनल मोशन था वहां पे पार्टिकल का स्पीड और एक्सीलरेशन दोनों क्या होता है? सेम डायरेक्शन में, एक लाइन के अलोंग, या तो सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। समझो बात को। 1 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है? अगर जिस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल चल रहा है, अगर पार्टिकल के पास फोर्स आएगा या एक्सीलरेशन आएगा, वो भी क्या होगा? उसी डायरेक्शन में होगा, या फिर क्या होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक लाइन के अलोंग। अगर मोशन एक लाइन के अलोंग है, यानी कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक लाइन के अलोंग है, उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर मान लो कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री न होकर के कोई जनरल एंगल बनेगा, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस टाइप में जो मोशन होगा उसको 2 डायमेंशनल मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद तीसरा चैप्टर आएगा। इसमें जो तीसरा चैप्टर होगा वो हम लोगों को पढ़ना है, वो क्या होता है? रिलेटिव मोशन। तीसरा होगा रिलेटिव मोशन। बेसिकली रिलेटिव मोशन में कुछ स्पेशल प्रॉब्लम के लिए फेमस होता है, ठीक है, जैसे रेन मैन प्रॉब्लम। देखो बच्चों, तुम लोग जानते होंगे कि अगर मान लो हम बाहर निकलते हैं, अम्ब्रेला लेकर के बाहर निकल रहे हैं, और मान लो रेन हो रहा है, बारिश हो रहा है बाहर, तो क्या होता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हम अम्ब्रेला को स्ट्रेट पकड़ते हैं। कभी क्या होता है, आगे झुका के रखते हैं या पीछे झुका के रखते हैं। किसके अकॉर्डिंग रखना होता है? वो बेसिकली रेन के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर मान लो रेन आगे से आ रहा है, सामने से आ रहा है, तो अम्ब्रेला को आगे रखते हैं। रेन पीछे से आ रहा है तो अम्ब्रेला को पीछे रखते हैं। अगर रेन वर्टिकली आ रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? अम्ब्रेला को वर्टिकली रखते हैं। उस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है कि हम लोग अम्ब्रेला को कितने एंगल पे रखेंगे, वो सब रिलेटिव मोशन में डिस्कस होगा। स्विमर वाला प्रॉब्लम होगा, यानी कि मान लो अगर रिवर मैन प्रॉब्लम होगा, अगर कोई आदमी पानी में तैर रहा है, तो अगर मान लो कि जैसे नदी बह रहा है, हमको अगर हम यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़े हैं, नदी के एक किनारे पे खड़े हैं, फॉर एग्जांपल ले लो, ये हमारा मान लो नदी है, ये बह रहा है ऐसे, हम यहाँ पे मान लो किसी एक पॉइंट पे खड़े हैं, हमको एग्जैक्टली दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो हम जानते हैं सब कि हम सब अगर सीधा तैरेंगे तो बी पॉइंट पे ना पहुंच करके किसी और पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो इसमें क्या पढ़ना होता है कि एज्यूम कर लो कि हमको बी पॉइंट पे जाना है, तो हमको यहां से कितना एंगल बनाते हुए इधर तैरना होगा। इस टाइप का जो प्रॉब्लम होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिवर मैन प्रॉब्लम। वैसे ही विंड वाला प्रॉब्लम आता है, ठीक है। ये सब टाइप का प्रॉब्लम रिलेटिव मोशन में हम लोगों को पढ़ना होता है। 1 डायमेंशन में भी रिलेटिव मोशन पढ़ना होता है और 2 डायमेंशन में भी रिलेटिव मोशन पढ़ना होता है। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स में हम लोगों को 3 चैप्टर पढ़ना है, 1 डायमेंशनल मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा चैप्टर होगा 2 डायमेंशनल मोशन। इसी का एक पार्ट होता है, स्पेशल केस होता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। यह बहुत फेमस है ये जो चैप्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से।
तीसरा जो चैप्टर होगा वो क्या होगा, रिलेटिव मोशन। ठीक है, कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर मूव करने लगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। इसके बाद डायनेमिक स्टार्ट होता है। तो डायनेमिक्स का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है डायनेमिक्स में, वो क्या है, वो पढ़ना है फोर्स एंड एनएलएम। फोर्स एंड एनएलएम, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको बड़ा नहीं लिख सकते हैं। एनएलएम का मतलब क्या हुआ, एनएलएम का मतलब होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तुम लोग पढ़े हो कि न्यूटन के मोशन के जो 3 नियम होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, अरे तुमको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका हुआ है तो रुका रहेगा, अनलेस और अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे ही आप लोग पढ़े वो तीनों लॉ। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो अगला चैप्टर होगा उसमें हम लोग फोर्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली फोर्स कितने टाइप का होता है, नेचर में कितने टाइप का फोर्स होता है, उसको अगर हम लोग क्लासीफाई करना चाहे फर्दर बेसिक फोर्स वगैरह को, तो कैसे क्लासीफाई करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव, ऐसे अलग अलग टाइप का फोर्स पड़ेगा, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स, ये सब पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, एनएलएम, यानी कि उस फोर्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। यानी कि अगर रस्सी है तो रस्सी में टेंशन कैसे निकालेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख देंगे तो नॉर्मल जो कांटेक्ट फोर्स होगा, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, वो नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब कहां आता है, डायनेमिक्स के अगले चैप्टर में, जिसको क्या बोलते हैं, फोर्स एंड एनएलएम। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, अगला चैप्टर होगा फ्रिक्शन। जो अगला चैप्टर होगा, अगला चैप्टर का नाम क्या होगा, फ्रिक्शन। यानी कि एक नया टर्म है, शायद तुम लोग पढ़े हो कि नहीं, मैं भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को, एनएलएम का जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मूव कराएंगे तो मूव करता रहेगा जब तक तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग मान लो कोई एक बॉल ले लिए, अब बॉल को रोल करा करके छोड़ दिए, तो बॉल क्या होता है, थोड़ा देर रोल होता है या चलता है और धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाता है और फाइनली वो जाकर के कहीं ना कहीं रुक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको भले ही वहां पे कोई फोर्स दिख नहीं रहा है, लेकिन वहां पे कोई एक फोर्स लगेगा जो क्या कर रहा है, उस बॉल के स्पीड का अपोज कर रहा है। उस अपोजिंग फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स के टाइप्स को पढ़ा जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स होता है क्या है इसको पढ़ा जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह किया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शन। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला चैप्टर होगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, देखो बच्चों एनसीईआरटी क्या किया है, जो सर्कुलर मोशन है उसको काइनेमेटिक्स में ही पढ़ाया है, काइनेमेटिक्स के साथ ही दे दिया है इसका जो क्वेश्चन होता है या जो इसके कंसेप्ट वगैरह है। लेकिन हम लोग फ्रिक्शन वगैरह पढ़ने के बाद सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होता है, अगर तुमको देखो सर्कुलर मोशन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है एस्थेटिक्स ऑफ मतलब काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और एक होता है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जो डायनेमिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे तभी लगेंगे या आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब उसके पहले फोर्स और फ्रिक्शन या एनएलएम को आप अच्छे से पढ़ सकते हो या पढ़े होगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जैसे एससीबी में दिया है फ्रिक्शन के बाद सर्कुलर मोशन दिया है, तो हम लोग फ्रिक्शन के बाद सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। क्लियर है। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा या अगला चैप्टर होगा, वो अगला चैप्टर क्या होता है, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, अगला जो चैप्टर पढ़ना है हम लोग को वो पढ़ना है वर्क एनर्जी पावर। कि वर्क एनर्जी पावर क्या होता है, ये आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ना है शायद, कि वर्क एनर्जी, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, इसका छोटा छोटा आप लोग को सिर्फ डिफिनीशन पढ़ना था और बेसिक क्वेश्चन करने थे। यहाँ पे हम लोग उसको थोड़ा और ऊपर लेकर के जाएंगे, इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। क्लियर है। इसके बाद जो हम लोग को अगला चैप्टर है वो बेसिकली एक, उसमें भी हम लोग बोल सकते हैं, उस चैप्टर का नाम बोल सकते हो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स चैप्टर का नाम होगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। देखो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में अब सबसे पहले जानना है कि रिजिड बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो तुम एज्यूम कर लो थोड़ा सा, हम लोग 2 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। ठीक है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे कि बॉल ले लो, ठीक है, हार्ड बॉल ले लो, जो हमारे पास क्या होता है
कौन सा बॉल होता है? जो हमारा सीजन बॉल होता है, जो जिससे क्रिकेट खेला जाता है, या आप लोग कोई कैसा भी बॉल ले सकते हैं जो हार्ड बॉल हो, और एक वो स्माइली वाला सॉफ्ट बॉल ले लो। अगर दोनों को हम लोग कंप्रेस करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो स्माइली वाला बॉल होता है वो इजीली क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है। लेकिन हमारा जो हार्ड बॉल है, जो सीजन बॉल है, जिससे क्रिकेट खेला जाता है, या कोई भी एक बॉल, ये लोहे का बॉल, ठीक है, उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस नहीं होता है। यानी कि जो रबर वाला बॉल है उसके किसी भी दो पार्टिकल के या दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोर्स लगाने पे क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। समझो ध्यान से कि पहले मान लो हमारे पास अगर ये रबर का बॉल है, स्माइली वाला बॉल है, अगर इसको हम लोग दबाएंगे फोर्स से तो इसका शेप ऐसे चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा या फिर ऐसे चिपक जाएगा। अब मान लो पहले ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस ये वाला था, अब उसको कंप्रेस करेंगे तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने पे उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाता है तो उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिजिड बॉडी। उसको हम लोग रिजिड बॉडी नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने पे उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स डिस्टेंस रह रहा है, तो उस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। ठीक है। इसके पहले जो हम लोग ऑब्जेक्ट लेते थे वो भी रिजिड था, लेकिन यहां पे बेसिकली हमको जो रिजिड बॉडी है उसके रोटेशन, यानी कि अगर मान लो उसको उसका जो फोर्स है उसके सेंटर से ना लगे किसी और पॉइंट से लगेगा तो क्या होगा? तुम लोग देखो, अगर उसको थोड़ा फील करना चाहो तो जिम कर लो, एक चेयर है आपके पास, इमेजिन करो, या आप देख सकते हो घर पे एक चेयर को रखो और चेयर के मिड पॉइंट से उसको खींचना शुरू करो, तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर उस पर फोर्स लगता है तो वो चलना स्टार्ट कर देता है मिड पॉइंट पे। अब अगर हम लोग वही फोर्स चेयर के बीच से ना लगा करके चेयर के टॉप मोस्ट पॉइंट से चेयर को खींचना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि चेयर चलने के बजाय, चलने से पहले क्या हो जाता है? रोटेट कर जाता है, गिर जाता है, पलट जाता है। यानी यहां पे क्या हुआ? यहां पे हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़े कि बेसिकली अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा। वो क्या हो सकता है? वो रोटेट भी करना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। इसी इफेक्ट को फोर्स का ऐसा इफेक्ट जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट या तो रोटेट करना स्टार्ट करता है या रोटेट करने की टेंडेंसी आ जाती है उसके अंदर, तो उस इफेक्ट को एक नया नाम देंगे टॉर्क। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इसमें टॉर्क के बारे में पढ़ना है। यहां पे भी दो चैप्टर पढ़ना है। अगर इसको चैप्टर्स में डिवाइड करें तो एससीबी में भी इसका दो चैप्टर पढ़ना है। एक क्या है? COM। देखो छोटा फॉर्म लिख रहे हैं, COM। COM का मतलब क्या हुआ है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ठीक है। क्या होगा? हम लोग कोई भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, अब बार बार तो बड़ा ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे। मान लो बड़ा ऑब्जेक्ट, इसका भी मास m है, तो इस टोटल ऑब्जेक्ट को किससे रिप्लेस कर देंगे? एक पॉइंट से। और जिस पॉइंट पे इसको रिप्लेस करके रखेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है। यानी कि हम लोग इस पॉइंट पे इस टोटल मास को कंसंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं। पढ़ेंगे आगे डिटेल में। ठीक है। तो उसी को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। अगला क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। और दूसरा जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास और जो दूसरा इसका चैप्टर होगा वो क्या होगा? रोटेशनल मोशन। ठीक है बच्चों। यानी कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में हमको दो चैप्टर पढ़ना होगा, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन। ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा, ठीक है, इसके बाद जो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो अगला चैप्टर होगा बेसिकली, वो क्या होगा? अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। एचसीबी में अगला चैप्टर दिया हुआ है ग्रेविटेशन, जो आप लोग 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो, मे बी। अगर पढ़े हुए होंगे, शायद पढ़ना है, पता नहीं पढ़ना है कि नहीं, अभी का सिलेबस कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशन नहीं पढ़ना होगा तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो ग्रेविटेशन होगा। अगला जो चैप्टर है ग्रेविटेशन के बाद वो हम लोग क्या पढ़ेंगे? SHM। देखो इसका भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, SHM। SHM का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन।
ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हार्मोनिक मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, वही हार्मोनिक मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बन जाता है, बेसिकली ओसिलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, कुछ नए नए टाइप, डरो मत, ऐसा बहुत सारा चीज़ पढ़ा जाएगा। और उस वक्त जब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें हमको ईजी लगेगी और छोटी छोटी लगेंगी। तो अगला चैप्टर क्या होगा, एसएचएम। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स, या अगर ऐसे लिखना चाहें तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर लिखना चाहें तो मैटर की प्रॉपर्टीज। अब हम सबको पता है कि मैटर कितने टाइप का होता है, बेसिकली मैटर 5 टाइप का होता है। क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडक्शंस। ठीक है, हम लोग फिर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा जान जाएंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडक्शंस क्या होता है। हमको डिटेल में क्या पढ़ना है, हमको डिटेल में पढ़ना है यही 3 चीजें की प्रॉपर्टी, सॉलिड की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी और गैस की प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले चलो सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिख ही दो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। इसमें इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डरो मत, स्ट्रेस और स्ट्रेन जैसे प्रेशर होता है वैसे ही स्ट्रेस होता है, हम लोग डिफाइन करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड या फ्लूइड मैकेनिक्स। उसको प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड नहीं बोलते हैं, उसको एक नया नाम से जानते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, ऐसा चीज जो फ्लो कर सके। ठीक है, हम लोग सिर्फ आइडियल फ्लूइड का बात करेंगे तो आइडियल फ्लूइड में सिर्फ लिक्विड आता है। ठीक है, हम लोग को गैस वगैरह नहीं पढ़ना होता है सिलेबस में। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स अगला चैप्टर होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके साथ फ्लूइड मैकेनिक्स में ही एक और चैप्टर पढ़ना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। अगला चैप्टर क्या होता है, उसका नाम होता है सरफेस टेंशन। ठीक है, पढ़ा जाएगा डिटेल में कि सरफेस टेंशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, सरफेस टेंशन के बाद क्या पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बेसिकली अब क्या होगा, अब गैस की प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ये दोनों क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टी हो जाएगी। फ्लूइड, बेसिकली फ्लूइड सिर्फ लिक्विड नहीं होता है, फ्लूइड में गैस भी हो सकता है। फ्लूइड का जो डिफिनीशन होता है, फ्लूइड का डिफिनीशन होता है कि कोई भी चीज, एनीथिंग विच कैन बी फ्लो, कोई भी चीज जो फ्लो कर सकता है वो क्या है, वो फ्लूइड है। लेकिन हम लोगों को सिलेबस में सिर्फ आइडियल फ्लूइड पढ़ना है। जो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, हमारे पास लिक्विड होता है, तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में सिर्फ लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सॉलिड की प्रॉपर्टी हो गई, ये लिक्विड, ये दोनों चैप्टर में लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ना है। इसके बाद किसकी प्रॉपर्टी आती है, गैस की प्रॉपर्टी। तो गैस की प्रॉपर्टी कहाँ पढ़ेंगे, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बेसिकली ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, आपको केमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो क्या होगा, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या होता है, बेसिकली कैलोरीमेट्री में हम लोग हीट और टेम्परेचर के मान पढ़ते हैं। बेसिकली टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर को हम लोग कैसे कैसे मेजर करेंगे, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, प्लैंक और फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या होता है, ये सब जानना होता है किसमें, कैलोरीमेट्री में। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो क्या होगा, थर्मोडाइनेमिक्स या लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। बेसिकली ये थर्मोडाइनेमिक्स में ही आता है। अगर हम इसको मिटा के यहाँ पे लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि जो अगला ब्रांच होगा उसके बाद हम लोग अगला ब्रांच का नाम क्या देंगे, थर्मोडाइनेमिक्स। अगला ब्रांच होगा थर्मोडाइनेमिक्स। और थर्मोडाइनेमिक्स में हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला क्या है, कैलोरीमेट्री। अगला क्या होगा, कैलोरीमेट्री के बाद क्या होगा, अगला हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। अगला क्या होगा, अगला होगा हीट ट्रांसफर। अगला चैप्टर क्या होगा, अगला चैप्टर होगा हीट ट्रांसफर। यानी कि जो थर्मोडाइनेमिक्स है उसमें 3 चैप्टर पढ़ना है, कैलोरीमेट्री, लॉज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स और हीट ट्रांसफर। क्लियर है। इसके बाद जो हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है, इसके बाद चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को वेव,
वेव थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। वेव में 2 चैप्टर पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है, वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, यानी कि अगर मान लो कि जैसे कि एज्यूम कर लो कि एक रस्सी को हम लोग खींचे, रस्सी के किसी एक एंड को बांध दो और उससे जर्क दो दूसरे सिरे से, तो क्या होगा, उसमें एक ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ एक ये बन जाता है लूप। ऐसे मान लो ये रस्सी को यहाँ से हम लोग हैंग कर दिए और यहाँ से जर्क दे रहे हैं, तो ऐसा एक पल्स बनता है। इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव। ठीक है, तो ये रस्सी के अंदर वेव आता है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेव ऑन स्ट्रिंग। और जो इसका दूसरा चैप्टर है, वो दूसरा चैप्टर क्या होता है, इसका जो दूसरा चैप्टर है वो क्या होता है हमारा, साउंड वेव। दूसरा चैप्टर क्या होता है, साउंड वेव। ठीक है, तो वेव में हम लोगों को 2 चैप्टर पढ़ना है। एक क्या होगा, वेव ऑन स्ट्रिंग, और दूसरा चैप्टर क्या हो जाएगा, साउंड वेव। क्लियर है बात। तो देखो बच्चों, ये हमारा 11th का फुल सिलेबस है। इतने चैप्टर्स को पढ़ना होगा हमको। सिर्फ चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन दिए हैं कि किस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैथमेटिकल टूल, यहां से फिजिक्स से स्टार्ट होता है, यूनिट एंड मेजरमेंट से। ठीक है, ये सब हमारा यूनिट मेजरमेंट, वेक्टर स्केलर, काइनेमेटिक्स, फोर्स एंड एलएलएम, जो डायनेमिक्स शुरू हो जाएगा, फोर्स एंड एलएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, एसएचएम, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन, केटीजी, थर्मोडाइनमिक्स में कैलोरीमेट्री, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारे 11th में जो हम लोगों को चैप्टर्स कवर करने हैं उसके नाम हुए। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पे मिल जाएगा, नेट पे जो सिलेबस भी निकालोगे तो सिलेबस में सारे चैप्टर्स के नाम वगैरह सब लिखे हुए होंगे। क्लियर बात। तो हम लोग बेसिकली अब स्टार्ट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग मैथमेटिकल टूल। बेसिकली आज जो हम लोग को स्टार्ट करना है वो क्या स्टार्ट करना है, रब कर दे, चलो रब कर देते हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट क्या करेंगे, जो पहला चैप्टर होगा, सिर्फ आज सिलेबस लिखेंगे मैथमेटिकल टूल का भी। आज बताएंगे कि हाँ कौन कौन सा हम लोग को इसमें चैप्टर्स पढ़ना होगा। देखो मैथमेटिकल टूल में अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे तो पूरा 2 साल मैथमेटिक्स ही पढ़ना होता है सिलेबस में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उतना डीप में हमको जाके नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ हम लोग को हर वो चीज पढ़ लेना है जिससे हमको फिजिक्स का क्वेश्चन या फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कोई भी दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिकल टूल का सिलेबस लिखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को मैथमेटिकल टूल में। हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल। ठीक है, कि मैथमेटिकल टूल बेसिकली क्या क्या पढ़ना है मैथमेटिकल टूल में चैप्टर में। चलिए हम लोग लिख दिए मैथमेटिकल टूल। देखो इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शन। मैथमेटिकल टूल जो हम स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे, कि फंक्शन, कि फंक्शन क्या होता है। हम लोग ये समझेंगे कि फंक्शन होता क्या है, ये जानना है। फंक्शन को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, कितने टाइप्स का फंक्शन होता है, उस टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो बेसिक्स फंक्शन होते हैं जो हमारे काम के होते हैं वो कितने होते हैं। बेसिकली 4 टाइप का फंक्शन हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो 4 टाइप का फंक्शन क्या होता है और चारों फंक्शन का इंट्रोडक्शन क्या होगा। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डोमेन क्या होता है, थोड़ा सा रेंज क्या होता है, और डोमेन रेंज हम लोग निकालते कैसे हैं, किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, डोमेन और रेंज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन के बाद जो पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारा, अगला चैप्टर होगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री अगले बार इसके बाद क्या पढ़ेंगे, फंक्शन के बाद, जस्ट फंक्शन के बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। देखो अगर हम लोग पूरा ट्रिगोनोमेट्री का बात करें तो एक ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है। ठीक है, बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, तो हम लोग को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। हम लोग को जो जो काम का चीज है, ठीक है, वो हम लोग जान जाएंगे। जैसे कि हाँ कैसे एंगल को मेजर किया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, कितना मेथड होता है,
एंगल को मेजर करने का, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निगेटिव होता है, अलग अलग एंगल पे जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है 6, उसका वैल्यू क्या होगा, याद करने का पैटर्न सीखेंगे। 2a का फॉर्मूला क्या होगा, a+b का फॉर्मूला क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, बस इतना ही सब जानना है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाना। हाँ, साइन 90, अगर मान लो किसी एंगल में 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये सब करेंगे तो बेसिकली कैसे चेंज हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ये सब जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन के बाद क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो अगला टॉपिक होगा, वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के बाद अलजेब्रा पढ़ेंगे। थोड़ा सा अलजेब्रा आप लोग ऐसे आता है, आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट वगैरह निकालने के लिए आता है। ठीक है, उसमें हम लोग को नहीं जानना था, अलजेब्रा को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, तो लिख भी देते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। ये देखो, ये जान है, ये फिजिक्स की जान है, जो कैलकुलस है वो फिजिक्स की जान है। अगर आपको देखो ये सब जो बेसिक चीज है, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, फंक्शन आपको नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री क्या है आप थोड़ा बहुत जानते भी हो 9th क्लास में, लेकिन कैलकुलस जो है, अलजेब्रा भी पढ़े हो, लेकिन जो कैलकुलस होता है वो बेसिकली, कैलकुलस जो है वो बेसिकली आपको एक नया सेक्शन है जो अभी 9th 10th तक नहीं आया था, ये एक नया चीज है। तो अगर आपको आगे कैलकुलस नहीं पढ़ना है, जैसे बायो वाले होते हैं, उनको कैलकुलस बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है, कैलकुलस पढ़ेंगे और कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। फंक्शन वगैरह में एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, ये सभी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होगा, कैसे हम लोग एक्सपेंशन सीखेंगे, किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बाइनोमियल फंक्शन के बारे में जाना है। जो बेसिक हम लोग मैथमेटिकल टूल पढ़ेंगे वो इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग होगा, जो हम लोग को टाइम खाएगा या टाइम देंगे हम लोग कैलकुलस को देंगे। मे भी अगर मिनिमम कैलकुलस हम लोग को पढ़ना होगा तो मिनिमम कैलकुलस में हम लोग को 6 से 7 वीडियो लगेगा। अगर आपको ढंग से पढ़ना है कैलकुलस, और आपको पढ़ना ही चाहिए, अगर आपको उस लेवल का क्वेश्चन बनाना है या उस लेवल तक जाना है, तो आपको मिनिमम जो है वो कैलकुलस पे आपको 8 से 10 वीडियो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है जो हम लोग को मैथमेटिकल टूल में पढ़ना है। ठीक है, फंक्शन पढ़ना होता है। चलिए हम लोग फंक्शन कल ही स्टार्ट करते हैं, आज इंट्रोडक्शन है, रहने दो इंट्रोडक्शन लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर फंक्शन पढ़ाएंगे। कल हम लोग फंक्शन कंप्लीट भी कर देंगे, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग फंक्शन कंप्लीट कर देंगे, मैं भी ट्रिगोनोमेट्री शुरू भी कर दे। ठीक है, तो अभी पहला दूसरा वीडियो है, थोड़ा सा छोटा छोटा रहने देते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां से थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, मे बी 50 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तब तक आप लोग खुद से पढ़ो, बुक कोई एक ले लो, कोई एक बुक ले लो जो आपकी मर्जी है। एक बुक मैंडेटरी है, अगर आपको हम लोगों के साथ जुड़ा रहना है, अगर आपको फिजिक्स करना है तो एक बुक मैंडेटरी होता है जो हम लोग हम तो करवाते हैं, वो है एच सी वर्मा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा। बहुत फेमस बुक है, आपको बुक का नाम नहीं जानना है, सिर्फ राइटर ऑथर के नाम से मिल जाएगा। सिर्फ आप जाकर के एच सी वर्मा का बुक मांगो, आपको एच सी वर्मा का बुक मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम असाइनमेंट देंगे। जो एडवांस बैच में पढ़ने वाला है वो सिंगेज का बुक, देखो वो आप बेतिया में आपको अवेलेबल नहीं होगा बुक, उसको आपको ऑनलाइन ऑर्डर कराना होगा। ठीक है, तो जो एडवांस बैच में पढ़ना चाहते हैं, बायो वाले नहीं, बायो वाले भूल के भी सिंगेज ऑर्डर ना करें। ठीक है, तो जो लोग बायोलॉजी से है उसके लिए असाइनमेंट और एचसीबी मच मोर सफिशिएंट है। नीट का जो लेवल है वो एचसीबी के लेवल से काफी नीचे है। तो अगर आज जो बायो वाले हैं जिनको सिर्फ नीट करना है, उनके लिए असाइनमेंट जो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, असाइनमेंट के साथ अगर आप एचसीबी करते हो तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। इसके साथ आप प्रीवियस ईयर के जो चैप्टर वाइज होते हैं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर का जो नीट का क्वेश्चन होगा या एआईपीएमटी का क्वेश्चन होगा, उसका चैप्टर वाइज बुक खरीद लो आप।
ठीक है। तो 3 बुक आपके पास होगा, एक असाइनमेंट रहा। एचसीबी तो मैंडेटरी है भाई, जो पढ़ेगा मेरे पास उसके पास एचसीबी होना चाहिए, चाहे आप किसी भी बैच में पढ़ते हो, आपके पास एचसीबी चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, तो आप एचसीबी खरीदो, एचसीबी होना ही चाहिए आपके पास, तो एचसीबी ले लो। असाइनमेंट रहना चाहिए। जो बायो वाले हैं उसके साथ आप सिर्फ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ले लो। जो आईआईटी एडवांस करना चाहते हैं उसके साथ आप चैप्टर वाइज तो लोगे ही, उसके साथ सिंगेज फिजिक्स करके आएगा, ठीक है। सिंगेज का फिजिक्स लो, ठीक है, 11th क्लास का वॉल्यूम 1 करके या पार्ट 1 करके वो ले लो, उतना आपके लिए सफिशियंट होगा, ठीक है। अभी मैथमेटिकल टूल वगैरह से देखो, मैथमेटिकल टूल वगैरह से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि इसका क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट कंपटीशन वगैरह में आएगा। ये बेसिकली अभी हम लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं या एक स्टेज बना रहे हैं जहां पे जा करके हम लोग परफॉर्म करेंगे, या जब वहां पे पहुंचेंगे तो उसके बाद हमको फिजिक्स में मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे और हमारा क्या बिगनिंग होगा, हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा। अभी जो 2 लेक्चर था उसमें हम बताए भी थे, सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कल आएगा, ठीक है। चलिए, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट।